हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे दीवानगी दिल का एपिसोड नंबर 22। लेट्स सी आगे क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। रात के 8 बज रहे थे। बाथटब के किनारे पे बैठे असवद ने हल्की सुर्खी पड़ती आंखों के साथ सेवका की जानिब देखा। बाथटब के अंदर ढीले से अंदाज में टेक लगाए वो दोनों हाथ चेहरे पे रख के बैठी थी। गीले बाल चेहरे और गर्दन से चुपके थे। पूरे बाथरूम में उसकी मध्यम हिचकियां गूंज रही थी। बेबसी से एक बार फिर से पानी में हाथ डालते हुए उस बंदे ने टेम्परेचर चेक किया। पानी हल्का सा नीम गर्म था। उसकी जाने में कुछ ही वक्त बाकी था और वो बेतहाशा रो रही है। पिछली दफा उसके जाने पे कम से कम उसके सामने जितने जब्त का मुजाहरा किया था, इस बार वो सारा हौसला बिखर सा गया था। जरा सा उसकी जानिब झुकते हुए असवद ने उसके चेहरे पे धरे हाथों में से एक हाथ अपने दोनों हाथों में थामते हुए अपने लबों से लगाया तो उसकी हिचकियां जरा सी थमी। ऐसे रोगी तो कैसे जाऊंगा, वो शिकस्ता से लहजे में बोला था। उसके जाने पे उसका रोना आम सी बात थी। ये तो तय था कि उसके जाते हुए कभी भी खुश नहीं हो सकती थी, चाहे वो उसके साथ जितना भी वक्त गुजार लेता। फिर भी पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके हाथ को नरमी से अपने दोनों हाथों में दबा था। वो बार बार उस पर लब रखने लगा, आ जाऊंगा नेक्स्ट वीक। दूसरा हाथ चेहरे से हटाते ही सिवा ने हाथ के पुश से अपने गाल साफ किए तो उसका भीगा सुर्ख चेहरा देखकर असवद को झचका सा लगा। अच्छा यहाँ देखो मेरी तरफ। उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर अपनी जानिब मोड़ता हुआ वो गला खंगार कर बोला, ना जाऊं। वहीं किनारे पर बैठा बैठा वो उसके बिल्कुल नजदीक झुककर बोला था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, नामुमकिन सी बात थी, पर उसको यूं रोते हुए देखकर दिमाग बंद हो गया था। उसकी आंखों में देखने की बजाय वो नीचे देख रही थी। उसकी खामोशी पे असवद ने झुककर उसके होठों को चूमा। तुम्हें पता है ना मेरी जान हो। सुबह ने एक पल के लिए अपने गालों पे धरे उसके हाथों को थामा और फिर उसकी गोद में चेहरा गिराते हुए उसके गिर्द बाजू हाइड कर लिए। हिचकियां फिर से गूंजने लगी थीं। अपने कपड़ों के भीगने की परवाह किए बगैर असवद ने एक बाजू उसके सर और दूसरा उसके कंधों के गिर्द बांधते हुए उसे मजीद मजबूती से अपने साथ लगाया। कपड़े लाऊं। उसके सर को थपकता हुआ अपनी आवाज की लर्जिश पे काबू पाता झुककर नरमी से बोला था। सिबा ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। उसको खुद से अलग करने की बजाय वो वहीं बैठा उसे थपकता रहा। वक्त का एहसास करते ही सिबा उसकी गोद से चेहरा उठाकर आहिस्ता से पीछे हुई तो असवद ने मजबूती से उसके गाल पे हाथ जमाते हुए उसे खुद से दूर होने से रोका और झुकते हुए उसके होठों पे लब रखे। फिर दोबारा से दोनों बाजू उसके गिर्द बांधते हुए उसे सख्ती से खुद में भींचा। कुछ देर पहले पहनी गई शर्ट जगह जगह से भीग चुकी थी। लाता हूँ। उसका सर चूमते हुए असवद ने एक पल के लिए उसे मजीद मजबूती से खुद में भींचा और फिर उठता हुआ ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ गया। वार्डरोब खोलकर जो उसे सबसे पहले दिखाई दिया वो उसे निकालता हुआ फिर से बाथरूम में आ गया। आओ। एक हाथ में उसके कपड़ों का हैंगर थामे वो दूसरा हाथ उसके सामने फैलाता हुआ बोला था। उसका उभरी हुई सब रगों वाला सफेद शफाफ हाथ देखते ही सबुआ ने उसे अपने दोनों हाथों में थाम लिया। फिर आंखें मूंद कर उसे अपने लबों से लगाया। आओ। वो झुककर फिर से उसका सर चूमता हुआ बोला। एक नजर अपने कंधों को छूटा पानी देखते हुए सबका ने निगाहें झुकाए झुकाए झिझक कर नफी में सर हिलाया। आप जाए, मैं चेंज करके आती हूँ। गीली सांस अंदर खींच ली वो आहिस्ता से बोली थी। वो तो उसके आने से भी पहले वहां बैठी आंसुओं का दरिया बहा रही थी। अभी उसके सामने बाहर कैसे जाती। वो चंद सानिया उसको देखता रहा, फिर उसके कपड़े वहीं रखता हुआ खुद बाहर चला गया। बाल टॉवल से खुश करके वो कपड़े पहनती हुई बाहर आई तो दीवार से टेक लगाकर आंखें मूंदे वो वहीं उसके इंतजार में खड़ा था। उसके बाहर आते ही 2 कदम चलकर उसके नजदीक आया और उसकी कलाई थामते हुए उसे अपने सीने से लगाकर अपने मजबूत हिसार में कैद कर लिया। गाड़ी से उतरते हुए उसामा ने अंदर दाखिल होकर ऊपर जाने की बजाय बिल्कुल गैर इरादी तौर पर अपने कदम पिछले लॉन की जानिब बढ़ाए थे। बड़ी सी चादर नीचे घास पे बिछाती असीर और राबिल अब बेंच पर रखे हुए तकियों की जानिब बढ़ रही थी जो वो वहां लेटने के लिए ऊपर से लाई थी। उससे पहले कि वो तकिया उठाकर वापस आती, भागता उसामा शाहाना अंदाज में दोनों बाजू और टांगे फैलाकर घास पर बिछाई गई उनकी चादर पर लेट गया। बहुत थक गया आज तो। आंखें मूंदकर एक हाथ सीने पे रखता हुआ वो बाआवाज़ बुलंद बोला था। उसकी आवाज़ पे असीर और आबिल ने बैक वक्त पलटकर उसको देखा जो उनकी बिछाई गई चादर पे पूरे ठाठ से फैलकर लेटा था। तकिए वहीं फेंकते ही वो गम और गुस्से से उसकी जानिब भागी। उसका एक एक बाजू थामकर उसे खींचते ही वहां से उठाने की कोशिश करने लगी। उठो, हम बहुत मुश्किल से सब कुछ लाए ऊपर से। उसको बुरी तरह खींचती हुई असीर चिल्लाकर बोली थी। ये अलग बात है कि वो दोनों मिलकर भी पूरी जान लगाने से बावजूद उसको 1 इंच वहां से हिला नहीं पाई थी। शक्ल गुम करो अपनी यहाँ से। असीर को झटकता हुआ अपना बाजू खींचती राविल की जानिब मुतवज्जा हुआ जिसके कंधों तक आते हुए बाल उसकी सारी मुशक्कत में मजीद बिखर चुके थे। और तुम आ जाओ मेरे पास। वहीं लेटा लेटा वो बाजू फैलाकर लोफराना अंदाज में बोला तो आबिद ने गुस्से से उसे देखा और फिर उसका बाजू छोड़े बगैर दूसरे हाथ की पुछ से अपने चेहरे पे आते बाल पीछे किए।
اس کے جھٹکنے سے لڑکھڑا کر چند قدم دور جاتی ہوئی اسیر پھر سے اس کے نزدیک آ کر غصے سے اس کو مکے مارنے لگی۔ اٹھو ورنہ میں ممانیہ مسجا بھائی کو بلا لاؤں گی کہ تم بیلا کو تنگ کر رہے ہو۔ وہ وہیں لیٹا لیٹا پھر سے آنکھیں مونتا ہوا ڈھٹائی سے ہنسنے لگا۔ اتنا تھکا ہوا تھا کہ چاکر بھی ان کو ٹھیک سے تنگ نہیں کر پا رہا تھا۔ صبغہ کہاں ہے؟ آنکھیں کھولتا ہوا کچھ اور بولنے لگا تھا جب اچانک سے صبغہ کا خیال آیا وہ سو رہی ہے۔ رابل تھک کر وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی تو اسیر نے بھی اس کی پیروی کی۔ اسد بھائی چلے گئے؟ اب کی بار وہ اسیر سے مخاطب ہوا تھا۔ اسد سے وہ صبح جانے سے پہلے ہی مل کر گیا تھا کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس کے آنے سے پہلے جا چکا ہوگا۔ ہاں کب کے؟ اسیر کا جواب سنتا ہوا چند ثانیے وہیں لیٹا رہا، پھر ان کو تنگ کرنے کا ارادہ کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ اسامہ کھانا کھاؤ گے؟ اس کو اندر جانے بڑھتا ہوا دیکھ کر رابل پتہ نہیں کس ٹیون میں بولی تھی۔ اس کے معصومانہ انداز پہ اسیر نے غش کھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اندر جاتا ہوا اسامہ اس کی آواز سن کر سرس سے پلٹا اور پنجوں کے بل اس کے نزدیک بیٹھتا ہوا اس کے چہرے پہ جھکا۔ ہاں تمہیں کھاؤں گا، اپنا ماتھا اس کے سر کے ساتھ ٹکا کر اس پہ دباؤ ڈالتا ہوا بھاری آواز میں بولا تھا۔ اندر تک اترتی ہوئی گہری نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی تھی۔ کچھ پل پہلے تک اس پہ غصہ کرتی ہوئی اسیر اس کی اس حرکت پہ سب کچھ بھول بھال کر ہنسنے لگی۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے پیچھے گھاس پہ ہتھیلیاں جماتی رابل نے ناراضگی سے اس کو دیکھا تو وہ بے ساختہ ہنسنے لگا۔ پھر پتہ نہیں جی میں کیا آئی کہ ایک دم سے دونوں ہاتھوں سے اس کے سر کو تھامتے ہوئے اسے کھینچ کر سیدھا بٹھاتے ایک پل کے لیے آنکھیں موند کر اس کے سر پہ لب رکھے اور اگلے پل اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی جانب دیکھے بغیر رابل نے ٹرانس کسی کیفیت میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے سر کو چھوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے قریب کھسکتے ہوئے اسیر نے آہستہ سے اسے ہلایا تو اس نے گھاس سے نگاہ ہٹاتے ہوئے اسے ٹرانس کسی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے گھٹنوں میں چہرہ دے کر دونوں بازو ٹانگوں کے بیچ باندھ لیے۔ اسیر وہیں اس کے نزدیک لیٹ گئی۔ سیڑھیاں چڑھتا ہوا ڈھیلے قدموں سے صبغہ کے کمرے میں آیا تو حسب توقع وہ سرتا پیر بلینکٹ تانے بیڈ میں گھسی تھی۔ اٹھ جا، چلے گئے ہیں اسد بھائی، یہ ڈرامے ان کے سامنے کرنے تھے۔ ایک جھٹکے سے بلینکٹ اس کے اوپر سے کھینچتے ہوئے اسامہ نے دونوں کندھوں سے تھام کر زبردستی اسے کھڑا کیا تو اگلی پل وہ سکتے ہوئے اس کے بازو سے آ لگی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسامہ کو ایک دم دھچکا لگا تھا۔ اسیر اور رابل تو ہر دوسرے گھنٹے یوں ہی کسی نہ کسی بات پہ منہ بسوڑ کر رو رہی ہوتی تھیں، لیکن اس کی یہ حالت غیر معمولی تھی۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اسامہ نے بے ساختہ انگلیوں کی پشت اس کا ماتھا چھوا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ اس نے ایک دم سختی سے لب نیچے میڈیسن لی ہے۔ اس کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کرتے ہوئے اسامہ نے آہستہ سے اس کا گال تھپ تھپا کر سنجیدگی سے پوچھا۔ صبغہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلاتا ہوا وہ اسے سہارا دے کر باہر لایا۔ ایک دم سے شدید غصہ آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب سے یوں ہی وہاں پڑی تھی اور کسی نے اسے دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی تھی۔ نیچے کی جانب بڑھتی ہوئی حوریہ ان دونوں کو دیکھ کر پریشانی سے ان کے نزدیک آئی۔ کیا ہوا؟ صبغہ کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر اس نے فکر مند سے لہجے میں اسامہ سے پوچھا تو اس نے ایک سنجیدہ نگاہ حوریہ پہ ڈالی۔ لڑکی لے کر گئے تھے تو اس کا خیال بھی رکھنا تھا۔ حوریہ نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا، بظاہر عام سے انداز میں بولا تھا پر اس کے لہجے میں چھپی ہوئی ناگواری اس سے مخفی نہیں رہ پائی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ایک دم سے مزید پریشان ہو کر صبغہ کا گال تھپ تھپانے لگی۔ کچھ نہیں، آپ کمرے میں جائیں، میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں۔ اس کو یوں پریشان ہوتا دیکھ کر اسامہ ایک دم سے نرم پڑا تھا۔ میں بھی چلتی ہوں، تفکر سے بولی۔ نہیں آپ رکیں، میں لے جاتا ہوں۔ اس کو زبردستی وہاں روکتا ہوا وہ صبغہ کو ساتھ لیے نیچے کی جانب بڑھ گیا تو وہ صوفے پہ آ بیٹھی۔ پھر اسد کو کال ملائی۔ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ اس لیے شادی کی تھی؟ اس کے ہیلو کے جواب میں وہ کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر بولی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم سے محتاط لہجے میں بولا۔ کیوں گئے ہو تم جب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی؟ کسی کو بتانے کی زحمت کی تم نے کہ اس کی طبیعت خراب ہے؟ اس کی بات سنتے اسد کو ایک پل لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو بالکل ٹھیک تھی، ایک منٹ میں پوچھتا ہوں۔ حوریہ کی کال اینڈ کرتے ہوئے اس نے پریشانی سے صبغہ کو کال ملائی۔ اس کے نکلنے تک وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی اور نکلنے کی کچھ دیر بعد اس نے اسے فون کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ وہ سونے لگی ہے۔ کمرے میں پڑا ہوا اس کا فون بج کر خاموش ہو گیا تو اسد نے پھر سے حوریہ کو کال ملائی۔ کہاں ہے؟ میری بات کرواؤ۔ اس کے کال اٹینڈ کرتے ہی وہ بے چینی سے بولا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا ہے اسامہ۔ اس کا جواب سنتا ہوا اسد اسامہ کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس کا چیک اپ کروا کر واپس گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسامہ نے اس کی کالز دیکھی تھی۔ موسمی بخار تھا اور ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد میڈیسن لکھ دی تھی۔ اسد کے ساتھ ساتھ حوریہ، اسیر اور رابل کی بھی بے شمار کالز تھیں۔ وہ حوریہ کو میسج کر کے اسد کو کال بیک کرتا اور اسے تفصیل بتانے لگا۔ صبغہ سے بات کروا، وہ اسے تفصیل پوچھنے کے بعد بولا تو اسامہ نے فون صبغہ کی جانب بڑھا دیا۔ ہیلو، فون کان سے لگاتی وہ نقاہت زدہ لہجے میں بولی تھی۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ اس کی خاموشی پھر صبغہ نے فون کان سے لگائے ایک جور نگاہ اسامہ پہ ڈالی جو بالکل سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ایک دم سے شرمندگی نے آن گھیرا۔ سب اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے۔ صبغہ، وہ آہستہ سے بولا تو وہ چپ چاپ اس کو مزید بولنے پہ
बोलने का इंतजार करने लगी। मैं वापस आ रहा हूँ, परेशान मत हो, ठीक है? उसके लम लहजे पे सिपवा ने बेचैनी से पहलू बदला। नहीं, आपने सुबह ज्वाइनिंग देनी है ना? उसके यूं इतना रास्ता तय करने के बाद वापस आने का सुनकर वो परेशानी से बोली थी। कोई बात नहीं, परसों दे दूंगा, अभी आ रहा हूँ, वो उसी तरह हल्की आवाज में बोला। लहजे में परेशानी के साथ साथ शर्मिंदगी भी थी। उसकी बात सुनकर वो चंद साने यूं ही बैठी रही। परसों का मतलब था कि अभी वो वापस आ भी जाता तो कल फिर उसको हर हाल में जाना होता, और वो जो आज एक बार उसके जाने पे रो चुकी थी, कल फिर से उसके जाने पे दोबारा उसी कैफियत से गुजरती। नहीं, आप प्लीज़ बताएं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, सिर्फ फीवर है, मेडिसिन लेकर ठीक हो जाएगा। लहजा हत्तुल मकदूर नॉर्मल करती हुई वो आहिस्ता से बोली। उसामा हनूज संजीदगी से ड्राइव कर रहा था। कुछ देर वो यूं ही असवद से बात करके उसकी तसल्ली करवाती रही। उसके इतना यकीन दिलाने के बावजूद भी वो तजज्जुब में था, पर उसके इसरार पे बादल नाख्वास्ता खामोश हो गया। उसको अच्छी तरह अपने ठीक होने का यकीन दिलाने के बाद सिबका ने फ़ोन बंद करते हुए डैशबोर्ड पर रखा तो सामने देखते हुए उसामा ने गुस्से से सर झटका। शादी ही क्यों की अगर इतने मसले थे? उसकी गुस्से से बुलंद आवाज़ सुनते ही सिबका ने उसकी जानिब देखा। उसे समझ नहीं आई ये बात उसने किस के लिए कही। एक तो पहले ही तबीयत खराब थी, ऊपर से हॉस्पिटल जाने की मुशक्कत करके पूरा जैसे मस्जिद नढाल हो गया था। मेडिसिन तो अभी ली भी नहीं थी। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? वो नकाज़दा आवाज़ में बोली तो फिर से सर झटकता वो मुंह में बड़बड़ाने लगा। सारा गुस्सा असवद पे था जो उसे यूं इस हाल में छोड़कर चला गया था। अपने फ़ोन पे आती हुई असवद की कॉल देखकर सिबवा के सराहने बैठी गुड़िया ने घड़ी में वक्त देखा। रात का 1 बज रहा था। फिर सुकून से सोई हुई सिबवा पर एक नज़र डाली। वो मेडिसिन लेकर कुछ देर पहले ही सोई थी। परेशान सा असवद हर थोड़ी देर बाद उसे फ़ोन कर रहा था। चलो उठो, तुम दोनों में से कोई एक ही यहाँ सोएगा बस। फ़ोन हाथ में थामे वो बेड से उठती हुई असीर और आबेल की जानिब आई, जो उदास सी शक्ल बनाए सिबवा को देख रही थी। जानती थी कि अगर उन दोनों को वहाँ उसके पास छोड़ दे तो सारी रात सरगोशियों में बातें करके वो उसकी भी नींद ख़राब करेंगी। इसके बोलने की देर थी कि सरस से उठती असीर एक जुस्म में सिबवा तक पहुँची। मैं सोऊंगी, उसके साथ बेड पर लेटती हुई वो उसके ब्लैंकेट में घुसकर बोली थी। राबेल सदमे से उसे देखने लगी, जो हर बार उसके साथ ऐसा करती थी। चलो उठो, फिर तुम अपने कमरे में जाकर सो, मध्यम आवाज़ में उसको ताकीद करती हुई हुर्रियत दरवाजे की जानिब बढ़ी तो एक नाराज़गी भरी निगाह सिर पे डालती हुई राबेल ने भी उसकी पैरवी में बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। हुर्रियत अपने कमरे में जा चुकी थी। उसामा के कमरे के बाहर से गुजरती हुई राबेल ने एक नज़र ज़रा सा खुले हुए दरवाजे से दिखाई देते अंदर के मंदिर पर डाली। फिर वहीं चली आई। आरा तिरछा औंधे मुंह बेड पे गिरा। वो आंखें मूंदे गहरे सांस ले रहा था। शायद सो चुका था या फिर गुनूदगी में था। वो हनूज उसी हुलिये में था जिसमें चंद घंटे पहले वापस आया था। आने के फौरन बाद तो वो सिबगा को लेकर हॉस्पिटल चला गया था, इसलिए चेंज करने का वक्त नहीं मिला था, और हॉस्पिटल से आने के बाद शायद थकावट से यूं ही बेड पर गिर गया था। राबेल ने एक नज़र उसके पैरों में मौजूद बंद जूतों पर डाली। कुछ देर यूं ही खड़ी सुनसी निगाहों से देखती हुई सोचती रही, जूते तो कभी नहीं उतारूंगी मैं उसके। दिल ही दिल में अटल इरादा किया। फिर अपना पैर उठाती उसके जूतों अड़ाती उसकी मदद से उसे उतारने की कोशिश करने लगी। आखिरकार तरीका समझ में आ ही गया था। कौन सा हाथ लगाया था? जूता तो नहीं उतरा था, अलबत्ता उसकी हरकतों से वो जाग जरूर गया था। क्या हुआ? एकदम से चेहरा उठाते उस सामान ने उंगलियों की पोरों से अपनी आंखें मसलते नासमझी से उसे देखा, जो पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही थी। सरस से अपना पैर पीछे खींचती हुई राबेल उदास सी शक्ल के साथ गिरने के से अंदाज में धप से वहीं बैठ पे उसके नज़दीक बैठ गई। चेहरा फिर से वापस गिराता हुआ उसामा उसकी पुश्त देखने लगा। उसकी छोटी आस्तीनों से छलकता हुआ नाजुक मरमरी बाजू देखते हुए उसने बेसाख्ता हाथ बढ़ाकर उसे छुआ था। बेला, उसको कहनी से थामता वो सोए सोए से लहजे में आहिस्ता से बोला। वो जवाब दिए बिना खामोशी से बैठी रहे। फिर वहीं बैठे बैठे उसकी जानिब देखे बगैर अपना बाजू खींचते हुए उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। उसकी कमर पे हाथ फेरता हुआ आहिस्ता से उसे सहलाने लगा। रुख मोड़े बैठे राबेल उसके लम्स पे फौरन से पिघली थी। क्या हुआ? इधर आओ। वक्त अपनी भारी आंखों को खोलता हुआ वो नींद में डूबी आवाज़ में बोला। फिर दोबारा से उसका बाजू थामते हुए उसे अपनी जानिब खींचा तो वो उसके ऊपर आ झुकी। उसकी कमर पे हाथ जमाते हुए सामान्य बोझल सी निगाहों से उसके होठों को देखते उसे अपने नज़दीक किया। फिर निगाह अचानक से उसके पीछे खुले हुए दरवाजे पे पड़ी तो वहीं रुक गया। दरवाज़ा बंद करके आ। सीधा लेटता हुआ फिर से आंखें मूंदकर आहिस्ता से बोला था। राबेल भी अचानक से होश में लौटती हुई सरस से उससे दूर हुई। फिर बेड से उठती हुई दरवाजे के नज़दीक आई और उसे लॉक करती हुई वापस उसके पास आ बैठी। वो दोबारा से पहले की तरह उसके ऊपर झुकी थी। तुम्हारे पास सबके लिए टाइम है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। बेशक उसका यूं सिब्बा का ख्याल रखना इतनी थकावट के बावजूद भी फ़ौरन से उसे हॉस्पिटल लेकर जाना अच्छा भी लगा था, पर शिकायत तो करनी थी। उसके न रूठे लहजे पे उसामा ने उसको दोनों बाजुओं से थामते हुए मज़ीद अपने ऊपर झुकाया। तुम्हारे लिए तो सबसे ज़्यादा टाइम है, बताओ कहाँ चलें? उसके नरम से लहजे पे राबेल को फिर से एकदम उसका लॉन वाला अंदाज याद आया। जाना तो कहीं नहीं था उस वक्त,
बस उन दोनों के बगैर बोर हो रही थी। उठता हूँ 5 मिनट में। उसका सर अपने सीने पे रखता हुआ आंखें मूंदकर कसलमंदी से बोला और बाजू ढीले से अंदाज में उसके गिर्द बांध लिए। उसके सीने पे चेहरा रखती हुई राबेल उसके दिल की धड़कन सुनने लगी। एकदम से वो उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। तुम बदलते जा रहे हो, सुन से अंदाज में सामने देखती वो हल्की आवाज में बोली। उसामा ने आहिस्ता से आंखें वाँ की, फिर उसका चेहरा दोनों हाथों में थामते हुए अपने सामने किया। नहीं बदला, बिल्कुल वैसा ही हूँ। उसे लगा था शायद ये भी कोई शिकायत है। तसल्ली देने के से अंदाज में बोलते हुए उसने आहिस्ता से उसके भरे भरे सुर्खी मैल होठों पे अंगूठा फेरा और फिर उसके निचले होंठ को अपने लहू में कैद करता हुआ आंखें मूंदकर उसे चूमने लगा। उसके ऊपर झुकी राबेल ने भी साफ उसकी शर्ट दोनों मुट्ठियों में जकड़ी थी। टाई की नॉट ढीली करते हुए सामान उसे गर्दन से निकालकर साइड पर फेंकते हुए अपने शर्ट का ऊपरी बटन खोला। फिर उसके नाजुक से सरापे का लम्स अपने सीने पे महसूस करता, उसके होंठ को शिद्दत भरे अंदाज में चूमता, अपना भारी हाथ उसकी कमर पे फेरने लगा। फिर उसके होंठों को आजाद करता हुआ एक निगाह उस पर डाली। अपने ऊपर झुकने के बाद उसकी कमीज के गले से छलकता हुआ उसका मधोज कुन सिरापा और उसकी यहाँ होती शफाफ चुल देखकर उसकी आंखों में मजीद सुर्खी फैली थी। उसको बेड पर लिटाता हुआ खुद उसके ऊपर झुका तो उसकी नजरों का इर्तिकास महसूस करती राबिल ने घबराकर उसकी शर्ट को मुट्ठियों से आजाद किया और अपनी लरसती हथेलियां उसकी आंखों पर रख दी। ऐसे मत देखो प्लीज। अपनी आंखों पर धड़ा उसका हाथ देख थामते हुए उसामा ने उसकी उंगलियां अपने बालों में उलझाई और खुमार भरी निगाहों से उसको देखने लगा, जिसका नाजुक सा सरापा उसके नीचे बिल्कुल छुप सा गया था। क्यों? भारी आवाज में बोलता हुआ वो अपना हाथ मजबूती से उसके कंधे पे जमाता, उसकी कमीज के पहले से खिसके हुए गले को गैर महसूस अंदाज में मजीद खिसकाने लगा। तुम बस अजीब तरीके से देखते हो। अपने वजूद पे जमी उसकी आर पार होती निगाहों पे वो शर्म से पानी पानी हुई थी। उसामा ने झुककर आहिस्ता से उसकी बेतरतीब कमीज से छलकती सीने की शफाफ छेल को होठों से छुआ। उसके जरा सा छूने पर ही वो बुरी तरह मचली थी। उसके हिलने पे उसामा ने उस एक पल की तृष्णा से अधूरे लम्स पर लब भींच कर सुर्ख आंखों से उसे देखा। फिर दोनों हाथ मजबूती से उसके कंधों पे जमाते हुए दोबारा से झुककर आहिस्ता से उसके मुलायम जिल्द पर दांत काढ़े। वो पहले से भी ज्यादा बुरी तरह हिलती हुई उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी। क्या तकलीफ है? उसको दोनों कंधों से झंझोड़ता हुआ उसामा दबे दबे गुस्से से घुराया था। उसका गुस्सा देखकर भरपूर एक्टिंग करती हुई राबेल ने फौरन से दोनों हाथ आंखों पे रखकर हिचकियां लेने की कोशिश की। फिर बिलाखिर एक दो आंसू भी आ ही गए। वो हस्बे तवक्का एक लम्हे में पिघला था। क्या हुआ बेला? आहिस्ता से उसकी कलाई थाम थाम कर उसका हाथ चेहरे से हटाता हुआ उसामा बेबसी से बोला। निगाहें जब्त के बावजूद भी भटक भटक कर उसके सरापे से उलझ रही थी और एक वो थी जो उसके जब्त को आसमाने पे तुली हुई थी। तमीज से करो। उसके यूं अपने ऊपर हावी देखकर वो आंखें रगड़ती हुई शिकायती लहजे में बोली। दूसरी कलाई अभी तक उसकी मजबूत गिरफ्त में थी। तमीज से कैसे करते हैं? एक नजर उसके रोए रोए से चेहरे और दूसरी नजर उसके सीने पे उभरते हुए उसके आध अधूरे से सुर्ख निशान पर डालकर तहीर से बोला था, जो अधूरा होते हुए भी बेतहाशा खूबसूरत लग रहा था। वो यूं ही शिकायती नजरों से उसे देखती रही। उसके लम्स पर जो बेचैनी की एक लहर से पूरे वजूद में सरायत कर जाती थी, वो अभी उसे कोई भी नाम देने से कासिर थी। अच्छा ठीक है। वो प्यार से उसका गाल सहलाता हुआ बोला और झुककर उस अधूरे निशान के ऊपर लब रखता हुआ नरमी से उसे चूमने लगा। राबिल ने भी साख्ता दोनों हाथों से उसके कंधों को छुआ था। वो ऊपर उठता हुआ उसकी गर्दन पे अपना लम्स बिखेरने लगा। फिर पहले की तरह उसका निचला होंठ अपने लबों में भरता हुआ उसे चूमने लगा। उसके लम्स में खोती हुई राबेल ने आहिस्ता से उसके गालों पे हाथ रखे तो वो बोझल सी निगाहों से उसको देखने लगा। तुम सिर्फ अंदर से बदले हो, बाहर से अभी भी वैसे हो। उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामे वो कभी उसका नर्म मेहरबान रूप और कभी शिद्दत पसंद लम्स याद करती हुई शिकायती लहजे में बोली थी। उसके ऊपर झुके हुए सामान्य तासुब से नफी में सर हिलाते हुए आहिस्ता से उसके सर पे थप्पड़ मारा। क्या हर वक्त बेड पर लेट कर अंदर बाहर करती रहती हो? उठकर बैठो और बताओ कि कहाँ जाना है। उसके ऊपर से हटकर साइड पे बैठता हुआ सारे इल्जाम उसके सर पे डालकर बोला था। राबिल ने लेटे लेटे खुफकी से उसकी पुश पे पैर मारा तो वह हंसता हुआ अपनी शर्ट की बटन खोलकर बाथरूम की जाने बढ़ गया। दोपहर के 4 बज रहे थे जब इब्तिसाम किसी काम से कुछ देर के लिए हवेली आया था। लॉन्च में दाखिल होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसकी निगाह गैर इरादी तौर पर डाइनिंग हॉल की जानिब उठी थी। ग्लास वॉल के पार दिखाई देता हुआ मंजर देखकर उसके लबों पर दिलचस्प मुस्कुराहट फैल गई। कमरे में जाने का इरादा तरक करता हुआ अपने कदमों का रुख मोड़ता वहीं चला आया जहाँ वो अकेली बैठी खाना खा रही थी। सब लोग शायद खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में जा चुके थे और उसामा से राबिल और असीर यूनिवर्सिटी थे। वो गला खंगारता हुआ उससे कुछ फासले पे रखी कुर्सी पे बैठा तो हुरिया ने एकदम चौंक कर उसको देखा। अगले ही पल उसकी शक्ल देखकर उसके चेहरे पे नागवारी फैल गई। बस इतनी ही गैरती तुम्हारे शौहर में? सब कुछ जानते बुझते हुए भी तुम्हें यहाँ छोड़ रखा है मेरे साथ एक ही छत तले? पहली बार बिना किसी लिहाज के खुलेआम उसके सरापे का जायजा लेता हुआ वो तमस्सुखराना अंदाज में बोला था। हुरिया ने सख्ती से लब खींचे। उसकी कुछ देर पहले ही मुस्तजाब से बात हुई थी
وہ آفس میں تھا اور اس کا رات سے پہلے لوٹنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہاں سے اٹھ کر جانے کی بجائے وہ سکون سے وہیں بیٹھی رہی۔ یہ ساری زبان آپ میرے شوہر کے سامنے کیوں نہیں چلاتے؟ اس کے سامنے تو آپ کی بات بولتی بند ہو جاتی ہے۔ ناگواری سے اس کو دیکھتی وہ مدھم آواز میں کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر بولی تھی۔ اس کی بدتمیزی پہ ابتسام نے ٹھٹک کر اس کو دیکھا۔ آج تک تو اس نے ہمیشہ اسے سب سے عزت سے مخاطب ہوتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے ابتسام کے ذہن میں ایک دم سے اصلی روز کا تمسخرانہ انداز لہرا گیا۔ اس سے پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ وہ کس پہ گئی ہے۔ اس کی بات سنتا وہ بے ساختہ پیچھے کرسی کی پشت پہ سر گرا کر ہنسا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھتا ہوا اس کی جانب جھکا۔ تمہارا شوہر؟ دلچسپی سے اس کو دیکھتا ہوا دل دلے انداز میں بولا تھا۔ کیا چیز ہے تمہارا شوہر جس سے میں ڈروں گا؟ اس کی تضحیک آمیز انداز پہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتی حوریہ نے وہی سنجیدہ تاثرات چہرے پہ سجا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ ابتسام بھائی، وہ پوری سنجیدگی سے تنبیہہ لہجے میں بولی تھی اور محض اس ایک لفظ نے ہی سامنے بیٹھے ابتسام عالم گردیسی کا دل جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو مستجاب سے کیا مسئلہ ہے یا آپ کیوں اس سے اتنے انسیکیور ہیں، لیکن میں آپ کو آخری بار وارن کر رہی ہوں کہ اس کی غیر موجودگی میں آپ میرے ساتھ یہ سب باتیں۔ اس کی تحقیر آمیز ہنسی پہ حوریہ کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ لب بھیج کر اس کو دیکھنے لگی جو پھر سے پہلے کی طرح کرسی کی پشت پہ سر گرا کر پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ سیریسلی آر یو فور ریئل؟ سن کر حوریہ کا خون کھولنے لگا۔ کیا ہے اس کے پاس ایسا جو میں اس سے انسیکیور ہوں گا؟ اس کے مسلسل تحقیر آمیز لہجے پہ حوریہ کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے پاس ایسا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ اپنے ازلی دھیمے لہجے میں ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولی تھی۔ اس کا اشارہ سمجھتے ابتسام نے سختی سے جبڑے بھینچے۔ اس کے دیے گئے تانے پہ پہلی بار اس کے چہرے کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ بہت لمبی زبان ہے ماشاءاللہ۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے اس کو دیکھنے کے بعد وہ پوری سنجیدگی سے بولا تو حوریہ ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئی۔ جو بھی تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ ان چاروں کی تو خیر بات ہی الگ تھی، پر اس کو تو خود وہ اسود و مستجاب بھی ہمیشہ سے ابتسام بھائی کہہ کر ہی بلاتے تھے۔ یہ تو اب آ کر وہ اور مستجاب اسے یوں اس لہجے میں بات کرنے لگے تھے، شاید زیادہ ہی بدتمیزی ہو گئی تھی۔ خود کو صبر کی تلقین کرتی وہ اس کی ہر بات کے جواب میں خاموشی کا لبادہ اوڑھنے کا ارادہ کرتی چپ کر کے کھانا کھانے لگی۔ اور یہ جو تم میرا شوہر لگی ہوئی ہو، وہی شوہر جو کل کسی اور کے ساتھ آج کسی اور کے ساتھ؟ اس کے الفاظ پہ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ لب سے یہ کھانا کھاتے یوں ظاہر کرنے لگی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ گھر پہ کسی اور کے ساتھ، باہر کسی اور کے ساتھ، یہی ہے نا تمہارا شوہر جس کی تم بات کر رہی ہو؟ اپنا فون اس کے چہرے کے سامنے لہراتا ہوا لا علمی کی بھرپور ایکٹنگ کرتا بولا تھا۔ اس کے فون پہ چمکتی تصویر دیکھ کر حوریہ کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے متغیر ہوا۔ تصویر شاید اس کے آفس کی تھی۔ چیئر پہ بیٹھی ہوئی لڑکی کے اوپر جھکا وہ اس سے بات کر رہا تھا یا پتہ نہیں کیا، صرف اس کی پشت اور اس لڑکی کی ذرا سی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ تصویر اس اینگل سے لی گئی تھی کہ کوئی بھی دیکھنے والا اس کو غلط رنگ ہی دیتا، یا پھر یہ وہ ایک کے بعد ایک تصویر اس کے سامنے اسکرال کرنے لگا۔ ہر تصویر میں وہی وہ کسی نہ کسی لڑکی کے غیر معمولی حد تک نزدیک تھا، یا پھر شاید ہر تصویر ہی جان بوجھ کر خاص طور پر اس زاویے سے لی گئی تھی کہ حقیقت میں ایسا نہ ہوتے ہوئے بھی کم از کم تصویر میں یہی دکھائی دے۔ اس پہ بھروسہ ہونے کے باوجود بھی اپنی آنکھوں سے وہ تصاویر دیکھتی ہوئی حوریہ کا دل پاتال میں ڈوبنے لگا۔ ایک دم ابتسام کے ہاتھ سے فون تھامتے ہی وہ زوم کر کے تصویر کو دیکھنے لگی تو اس کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کو لبوں پہ مسکراہٹ سجائے ساتھ موجود لڑکی کو نظر انداز کر کے پوری فرصت سے مستجاب کی تصویر دیکھتے ہوئے ابتسام کا چہرہ پھر سے سپاٹ ہوا تھا۔ کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے۔ وہ فون پہ زوم ہوئی مستجاب کی تصویر اس کے چہرے کے سامنے لہراتی ہوئی ستائش اور تفاخر بھرے انداز میں بولی تھی، پھر دوبارہ سے فون اپنے چہرے کے سامنے لاتی اس کی ایک ایک تصویر اسی طرح زوم کر کے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں پہلا تاثر دیکھتے ہوئے سامنے بیٹھے ابتسام کے پورے بدن میں چنگاریاں سی جلنے لگی تھیں جو صرف اس ایک شخص کے لیے مخصوص تھا۔ اس پل محض اس کی آنکھوں کا تاثر دیکھ کر ہی دنیا کا کوئی بھی انسان بآسانی بتا سکتا تھا کہ وہ ایک شخص سامنے بیٹھی ہوئی حوریہ بہزاد کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ابتسام بھائی، اچانک سے اس کا فون بند کر کے اس کے سامنے رکھتی وہ سنجیدگی سے اس سے مخاطب ہوئی۔ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میں اپنے شوہر کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ اسی سنجیدگی سے پورے مان اور اعتماد بھرے انداز میں بولی تھی، پھر اس سے نگاہیں ہٹاتی ہی دوبارہ سے کھانے کی متعلق متوجہ ہوئی۔ برا لگنا الگ بات تھی، پر ایک پل کے لیے بھی اس کے دل میں شک نہیں آیا تھا۔ اس کو دیکھتا ہوا ابتسام طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ مقصد
का दिल जलाना था जो वो कर चुका था। कुछ देर वो वहीं बैठा उसको देखता रहा, फिर उठकर बाहर की जाने पड़ गया। उसके जाते ही हाथ में मौजूद निवाला प्लेट में रखती हुई हुरिया ने दाएं हाथ का अंगूठा और दरमियानी उंगली आंखों के किनारों पर टिकाते हुए अपने आंसुओं को बहने से रोका था। वो तस्वीर जैसे जहन के पर्दे पे नक्श होकर रह गई थी। बदतमीज रुंधे हुए लहजे में जुबान से निकला लक़ब इंतजाम के लिए नहीं बल्कि मुस्तजाब आलमगर्दीजी के लिए था। वो 10 बजे के करीब वापस आया था। हुरिया मैमूना के साथ उनके कमरे में थी। जब सुंबुल ने आकर इत्तला दी उनके पास से उठती वो ऊपर आई तो वो बेडरूम के बाहर खड़ा उसामा से कोई बात कर रहा था। चलो देखते हैं सुबह। हुरिया को देखकर वो बात समेटता हुआ उसामा से बोला और उसके पीछे ही बेडरूम में आ गया। फोन और गाड़ी की चाबी साइड टेबल पर रखता वो कोट उतारने लगा तो उसके नजदीक आते हुए हुरिया ने कोट के लिए दोनों हाथ उसकी जानिब बढ़ाए, फिर उसकी मदद करने लगी। फिर उसे हैंग करने की बजाय वहीं सोफे पे रखती हुई दोबारा से उसके नजदीक आए, दोनों बाजू उसके गिर्द बांधकर उसके सीने से लग गई। क्या हुआ? उसका बुझा बुझा सा चेहरा देखता हुआ उसकी पुछ थपक कर बोला था। आंखें वाह करती हुई हुरिया ने उसके सीने से चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा और फिर उसके गर्दन पर लब रखकर फिर से आंखें मूंद ली। अभी तक इब्तिसाम की बातों की वजह से दिल अजीब सी उदासी में डूबा था। उस सुजाब ने गहरी नजरों से उसका उतरा हुआ चेहरा देखा और फिर नरमी से उसकी कमर सहलाने लगा। हूर तबीयत ठीक है? उसके इब्तिसार पे वो अस्पात में सर हिलाती मजीद सख्ती से उससे लिपट गई। बाजू इतनी मजबूती से उसके गिर्द बांध रखे थे जैसे वो कहीं जा रहा हो। कुछ देर वो यूं ही उसे देखता रहा, फिर उसके बाजू अपने गिर्द से हटाते हुए उसे अपने हिसार में लेकर धीरे धीरे थपकने लगा। क्या हुआ? एक बाजू मजबूती से उसके गिर्द बांधे, दूसरे हाथ से उसका गाल थपकता हुआ वो उसके चेहरे पे फैला इज़्तिराब देखकर बोला था, जो उसके हिसार में आकर अब आहिस्ता आहिस्ता इत्मीनान में बदलने लगा था। कुछ भी नहीं, सोए। वो सुस्ती से बोली तो सख्ती से उसे दोनों बाजू में भींचते हुए मुस्तजाब ने उसके माथे पे लब रखी। हाँ बस मैं चेंज करके आता हूँ, तुम लेटो। हुरिया ने साथ चलने पर इसरार किया तो उसने इनकार कर दिया। उसको ज़बरदस्ती बेड पे लेटाता हुआ खुद भी 10 मिनट बाद वहीं उसके पास आ गया था। उसके बाजू पे सर रखकर उसके सीने में चेहरा छुपाती हुई हुरिया ने मुतमईन होकर आंखें मूंद लीं। उसके पास आते ही हर वहम हर बेचैनी खुद ब खुद दूर हो जाती थी। इब्तिसाम की बातों का असर अपने आप ही ज़ाइल हो गया था। रात की किसी पहर उसकी आँख खुली तो वो बेड पे उसके पास नहीं था। वो कहने के बस जरा सा उठी। सोफे पे बैठा मुस्तजाब काम से मुत्तलिक किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। हुरिया ने वक्त देखा, अभी 12 ही बजे थे। वो बेड से उठती हुई उसके नज़दीक आकर उसकी टांगों पे बैठी और दोनों बाजू उसकी गर्दन में डालकर उसके कंधे पे सर रख दिया। उसके गिर्द मजबूती से बाजू हायल करता हुआ मुस्तजाब अपने कंधे पे धरा उसका चेहरा और बंद आंखें देखकर एक पल के लिए मुस्कुराया था, जिसको नींद में भी उसके बगैर चैन नहीं था। वो तो अपने फ़ोन पे आती कॉल देखकर उसकी नींद खराब होने के डर से वहाँ से उठकर यहाँ आया था कि कहीं उसकी आवाज़ से वो जाग न जाए, और वो महज उसके दूर जाने से ही जाग गई थी। हल्की आवाज़ में बात करते हुए उसने फ़ोन बंद करके साइड पे रखा और आहिस्ता से उसको थपका, जो उसकी आगोश में आते ही फिर से सो चुकी थी। उसके थपकने पे हुरिया ने ज़रा सी आंखें वाह करके उसको देखा और फिर अपने फूलों से उसका गाल छुआ। कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? उसके बालों की लटकान के पीछे अड़सते हुए मुस्तजाब ने उसकी आंख के पास लब रखे। इतनी सी दूरी भी नहीं सह सकती? उसके कान में झुकता हुआ वो भारी आवाज़ में बोला था। कसमस आकर उसके अंदर सिमटते ही हुरिया ने उसका हाथ थाम कर अपनी कमर पे रखा तो वो आहिस्ता से उसे सहलाने लगा। यहाँ लेटना है? वो सोफे पे खाली जगह की जानिब इशारा करता हुआ बोला था। आंखें मूंदे मूंदे नफ़ी में सर हिलाती हुरिया ने जोर से दोनों हथेलियों में उसकी पूंछ भींची। मेरे साथ लेटें? उसके लाड भरे अंदाज में मुस्तजाब ने दोनों बाजू मजबूती से उसके गिर्द हाइल किए। काम ना करूं? उसका चेहरा देखता हुआ फिर से बोझल सरगोशी में बोला था। हुरिया ने फिर से नफी में से हिलाते मजीद सख्ती से उसके पुश में हथेलियां गाड़ी। वो जरा सा मुस्कुराया, फिर उंगलियों की पुश से उसका गाल सहलाया। शौहर समझ रखा है या नौकर? उसके इफ्तिसार पे हुरिया ने जरा सा पीछे होकर बोझल निगाहों से उसको देखा, फिर उसके गाल को अपने होठों से छुआ। नौकर? एक लफ्जी जवाब देते हुए उसने फिर से उसके कंधे पे सर गिरा दिया। ऐसे बात करते हैं शौहर से? उसका जबड़ा नरमी से अपने हाथ में दबोचता हुआ माथे पे बल डालकर बोला था। हुरिया ने आंखें मूंदे मूंदे उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए मजीद उसके अंदर घुसने की कोशिश की तो मुस्तजाब ने सख्ती से उसे अपने बाजुओं में भींच लिया। ठीक है, बस लेटना है? उसके गालों पे झुककर शिद्दत भरे अंदाज में उसको चुमता हुआ वो उसके साथ अपने गाल सहलाकर बोला था। वो बेसाख्ता कसमसाई नहीं करें। उसके चेहरे पे हाथ रखकर उसको दूर करती हुई नखरे से बोली थी। वो पीछे हटता हुआ मबहूत होकर उसको देखने लगा, जो सुकून से आंखें मूंदे गहरे सांस ले रही थी। फिर झुककर पहले के बरक्स एहतियात से उसके माथे पे लब रखे हुरिया ने बोझल सी पलकें उठाते हुए उसको देखा। अगर लड़कियों के साथ अफेयर चलाए ना तो बहुत बुरा पेश आऊंगी, वो नींद में डूबी हुई आवाज़ में बोली थी। उसकी बात सुनता हुआ नरमी से उसका एक एक नक्श चूमने लगा। इतनी दूर से उठकर बस ये धमकी देने आई हो? उसकी मध्यम आवाज़ सुनते ही हुरिया ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। ठीक है,
وہ فرمانبرداری سے جواب دیتا ہوا اس کے کندھوں اور اپنے بازو پہ بکھرے اس کے لمبے بال سمیٹنے لگا۔ اور اگر میں نے چلا لیا اور تمہیں پتہ ہی نہ چلا؟ اس کی بات پہ حوریہ کے ہاتھ خود بخود اس کی گردن پہ آ ٹکے تھے۔ وہ بے ساختہ ہنسا، پھر اپنی گردن پہ دھرا اس کا نازک سا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں جکڑتے ہوئے اسے اپنے لبوں سے لگایا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا، بے وقوف تھوڑی ہوں جو بلا وجہ بیٹھے بٹھائے اپنی اچھی بھری پرسکون زندگی کو جہنم بناؤں گا۔ اس کی ہنسی کی بھاری آواز سنتے حوریہ کے ہونٹوں پہ خود بخود مسکان پھیل گئی۔